जी अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज दोपहर के वक्त पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी की एक ट्वीट ने भौंचाल खड़ा कर दिया और एक तहलका मचा दिया। सदर ने अपनी ट्वीट में जो बातें की उसका क्रक्स ये था कि जो दो बिल्स थे, एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और दूसरा आर्मी अमेंडमेंट एक्ट का, उन पे सदर के मुताबिक उन्होंने दस्तखत नहीं किए। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा था कि दस्तखत किए बगैर बिल को वापस दे दिया जाए, लेकिन सदर की ट्वीट से ये वाज़ेह हुआ या ये चीज़ समझ में लगी या ये चीज़ का तासुर सामने आया कि शायद उन्होंने दस्तखत नहीं किए, उनके जाली दस्तखत करवा दिए गए और उसके बाद बिल को वापस भेज दिया गया। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम सदर आरिफ अलवी के इस बयान को, इस ट्वीट का पोस्टमार्टम करें, चंद चीज़ें पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 75 कहता है, 75 कहता है, जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद है, कि प्रेसिडेंट को जो भी बिल पार्लियामान भेजती है तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो उसे साइन कर दे, दूसरा ये कि वो 10 दिन के अंदर ऑब्जर्वेशंस लगा के अपने साइंस के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज दे, और जब पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा सदर के पास भेजे तो सदर उसे 10 दिन के अंदर साइन कर दे। अगर वो 10 दिन के अंदर साइन नहीं करते तो वो बिल ऑटोमेटिकली अज़ खुद कानून बन जाएगा। लेकिन कल पाकिस्तान की आईनी तारीख में हैरानकुन तौर पर सदर ने दोपहर में एक ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने बिल को साइन किए बगैर स्टाफ को वापस कर दिया था और ये कि वो इन बिल से एग्री नहीं करते। अब ये आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक गैर आईनी अमल है और चंद संजीदा सवालात को जन्म देता है, जो कि ये हैं कि सदर नाम लेके बताएं कि उन्होंने किस स्टाफ को और कब और कैसे बिल्स वापस किए थे। क्या प्रेसिडेंट ने उन बिल्स के ऊपर अपना कोई इख्तलाफी नोट लिखा था, कोई ऑब्जर्वेशन लिखी थी, जैसा कि आईने पाकिस्तान मुतालबा करता है, और क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 75 के तकाज़ों को पूरा किया, और अगर उन्होंने किया तो कैसे उन्होंने साइन किए बगैर बिल स्टाफ को थमा दिए। क्योंकि अगर आपने वापस भी भेजना है तो आप ऑब्जर्वेशंस लगा के साइन करके वापस भेजते हैं, इख्तलाफी नोट लिखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से नहीं किया गया। तो किस कानून के तहत, किस आइन के तहत प्रेसिडेंट अलवी ने यह काम किया? अब यहाँ पर यह सवाल भी जन्म लेता है कि क्या प्रेसिडेंट अलवी आईने पाकिस्तान की शिकनी के, आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं? अव्वल तो प्रेसिडेंट को वाज़े करना चाहिए कि उन्होंने किन स्टाफ को ये बिल दिया था, ऑब्जर्वेशंस क्यों नहीं लगाई थी, क्या कहा था, किस तरह से भेजा गया था। आज एक स्टाफ ऑफिसर वक़ार अहमद को प्रेसिडेंसी ने वापस कर दिया है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं, और प्रेसिडेंसी ने कहा है कि इन वक़ार अहमद की खिदमात उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन वजूहात वाज़े नहीं की गई। बहरहाल एक चीज़ वाज़े है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने साइन किए बगैर बिल वापस भेज दिया था, जो कि ऑटोमेटिकली अज़ खुद कानून बन गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट कानून बन चुके हैं, पार्लियामान की वेबसाइट पे मौजूद हैं, कानून इन प्लेस आ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वजारत कानून, उसने भी अपना प्रेस रिलीज कल जारी कर दिया था। लेकिन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के इस रेकलेस एक्शन से ये साबित हुआ कल कि सदर पीटीआई के लीडर्स की साइफर मामले पे तफ्तीश और गिरफ्तारी से घबरा गए और उन्होंने पार्टी से वफादारी निभाते हुए आईने पाकिस्तान को बालाए ताक रख के सोचे समझे बगैर ये ट्वीट कर दिया। इस सारे मामले की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए ताकि आईने पाकिस्तान का इस तरह से मजाक उड़ाया ना जा सके। सदर आरिफ अलवी का आर्मी एक्ट बिल पे दस्तखत न करने का ये बयान और ये ट्वीट पीटीआई के हामियों के रद्द अमल से अपने आप को बचाने की सियासी चाल के अलावा कुछ नहीं है। अब एक नजर हम आपको बताते हैं कि प्रेसिडेंट का जो स्टाफ उनके साथ मौजूद होता है वो कौन कौन सा स्टाफ है। जस्टिस राइट सैयद जाहिद हुसैन, जिनकी तनख्वाह 12 लाख के करीब है, सदर के कानूनी मुशीर हैं। मोहम्मद सलीम डायरेक्टर हैं, अनवारुल हक डायरेक्टर जनरल हैं, जिनके साथ मोहम्मद आदिल अंसारी सदर पाकिस्तान के एक और कानूनी मुशीर हैं, जो कि सदर के कानूनी शोबे में बिल तरतीब उनकी मुआविनत करते हैं। किसी भी कानूनी कागज पर दस्तखत करने और कौमी असम्बली से किसी भी कानून साजी के बिल की मंजूरी से पहले मुशावरत और सीनियर जजों की ये कानूनी टीम उस बिल के हवाले से तमाम हकाइक और आदाद शुमार सदर को पेश करती है, इससे पहले कि सदर उस पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत करें। साथ में आप ये भी जहन में बिठा लीजिए कि ये तमाम अमल एक कानूनी फ्रेमवर्क से गुजरता है, जो कि तहरीरी, कागजी कार्रवाई और मिनट्स के साथ अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा है।
कौमी असेंबली से बिल जब मंजूर हो जाता है तो उसके बाद आइन के आर्टिकल 75 के तहत प्रेसिडेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, दो इख्तियारात कि या तो बिल पे दस्तखत कर दें या उसे मुस्तरद कर दें। मुस्तरद होने की सूरत में बिल को दस्तखत के बगैर वापस करने की वजूहात, ऑब्जर्वेशन प्रेसिडेंट को लिख के बतानी पड़ती हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो 10 दिन के वक्फे के बाद ये बिल एक कानून बन जाता है। लेकिन इस मामले में प्रेसिडेंट ने इस कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसके बजाय गैर कानूनी तौर पे बिल्स को 10 दिन से ज्यादा वक्त तक दस्तखत के बगैर छोड़ दिया। इससे पहले सदर आरिफ अलवी 400 से ज्यादा बिलों पर दस्तखत कर चुके हैं, जिन्हें कानून और कानूनी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया गया। असद उमर और शाह महमूद की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई ने अपने ही प्रेसिडेंट पे इन लोगों की गिरफ्तारी, इन रहनुमाओं की गिरफ्तारी और इससे पहले दस्तखत किए गए बिल के खिलाफ ना बोलने पे हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के रद्द-ए-अमल से बचने के लिए वाज़ेह होता है कि प्रेसिडेंट ने बिलों पे दस्तखत करने से इनकार करते हुए इंतहाई गैर जिम्मेदारी से एक ट्वीट दाग दिया। बिलों को बगैर किसी मुशाहिदे या बगैर किसी मंजूरी के वापस करना, इस तरह का कोई ऑप्शन कानून में फराहम और आइन में फराहम नहीं किया गया और ऐसा इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है। सवाल ये भी पैदा होता है यहाँ पर तज्जिया और जायजा ये भी लिया जाना चाहिए कि क्या सदर आरिफ अलवी की अपनी साख दाव पे नहीं लग गई, क्योंकि तोशा खाना के तहाइफ से मुस्तफीद होने वालों की फहरिस्त में सदर का नाम भी शामिल था। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी, इन्होंने अक्टूबर 2019 में 1.19 मिलियन रुपए मालियत का हार अपने पास रख लिया था और इसके लिए सिर्फ 8,65,000 रुपए अदा किए थे। सदर अलवी ने फरवरी 2022 में 1.2 मिलियन रुपए की रकम अदा करने के बाद 2.5 मिलियन रुपए वाली रोलेक्स की घड़ी अपने पास रख ली थी। सदर को इतनी कम कीमत पे तोशा खाना से तहाइफ लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उनकी सरकारी तनख्वाह तकरीबन 8.5 लाख रुपए माहाना है। 9.5 मिलियन रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मिलती है सदर को। इसके अलावा 27 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिलता है और फिर भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म की हरकत जेब नहीं देती और फिर सजा से बचने के लिए रियासत को दांव पे लगा दिया जाता है। लेकिन सदर साहब को एहसास करना चाहिए कि मुआवजे का ऑप्शन आइन में मौजूद है, कानून में मौजूद है और अगर सदर का ऑफिस इस किस्म की हरकत का मुर्तकिब होता है तो आइन और कानून के तहत उसके बारे में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है, प्रोग्राम के फ्लोर को सवाल जवाब के लिए ओपन करेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशन भी करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ खास तौर पर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ अली साहब, मुल्क के मुस्तनिद और मोतबर माहिर कानून हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। अशतर साहब, क्या आपके नज़दीक वज़ारत कानून ने आर्टिकल की सही तशरीह की है और जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी बिल्स का डीम्ड असेंट है, यानी कि तस्वुरशुदा मंजूरी है, उनके प्रोविजन का दुरुस्त इतलाक करते हुए इन बिल्स का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है? जी, जब हम देखते हैं कानून को, कानून से मेरी मुराद रूल्स है जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, सेनेट के और जो आईनी प्रोविजंस हैं, तो उनमें जो आर्टिकल 75 की तशरीह की है कानून जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, वो बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई सुकम नहीं है, उन्होंने किसी चीज़ को गलत इंटरप्रेट नहीं किया, उनकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है और ये इन लाइन है विद द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उनमें से एक जजमेंट जो मेरे जहन में आती है वो आती है कि यूनिवर्सिटी के मामले में इसी तरह गवर्नर साहब जो थे उन्होंने अपनी जो असेंट है उसको रोके रखा हुआ था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि प्रोविजन कोई नहीं है असेंट को विदहोल्ड करने की और ये समझा जाएगा कि वो डीम्ड असेंट है। इसलिए मेरा ख्याल है कि वजारत कानून की जो इंटरप्रिटेशन है वो दुरुस्त है। अच्छा, आज गजट नोटिफिकेशन के इजरा के बाद जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत एक स्पेशल कोर्ट भी बना दी गई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी का साइफर ट्रायल चलेगा। ये हुकूमत इक़दाम भी दुरुस्त है और अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। देखिए, कानून के लिहाज से तो बिल्कुल वो अदालत जो है उसकी तशरीह दी जा सकती है क्योंकि कानून मौजूद है
कानून में किस तरीके से ट्रायल चलाया जाएगा ये बात की बात है, और क्या उसके अंदर शवाहिद है वो भी बात की बात है। वो तो जब रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड देखा जाएगा, शहादतें कलम बंद होंगी, उनको डिफेंस का हक हासिल है। तो एक ड्यू प्रोसेस जो आर्टिकल 10A का है उसको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, और कोई भी कानून जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी आर्टिकल 10A जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक, बिल्कुल ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से होगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे यह है कि आपकी कानूनी राय में कि क्या सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और क्या इस सारे तनाज़े के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, या आइन और कानून किस तरह से अमल में आ सकता है अगेंस्ट दिस एक्शन? देखिए, ये मुस्ताफी होने का फैसला उनका अपना है। क्या उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है? आइन से पहलू तय की है उन्होंने, और मैं अफसोस से ये कहता हूँ कि इतने बड़े मनसब पे इतनी नॉन सीरियस बात करना मुनासिब नहीं है। आपने क्या किया? आपने सारा का सारा बोझ अपने अमले पे डाल दिया। क्या उनके नाम उनसे कोई एक्सप्लेनेशन लिया गया? क्या उनसे कोई पूछा गया कि ये उन्होंने क्या किया है? और एक बार ये इस तरह नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने तो लिख के दे दिया था और उसके बावजूद उन्होंने ये काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। ये फाइल तो आज कंफर्म हो गया है, आज टीवी चैनल्स पे ये कंफर्म हो गया है कि ये फाइल ना तो मजलिस शूरा पहुंची है, ना ये फाइल मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में गई है, ना ये फाइल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में गई है। फाइल कहाँ है? ये या तो सदर मुमलिकत के पास है या उनके सेक्रेटेरिएट में है। ये नहीं हो सकता कि 10 दिन के पीरियड को आप फ्लाउट कर दें और फाइल रख के आप वीटो कर दें कवानीन को। ये आइन की बिल्कुल सरीहन खिलाफ वर्जी होगी, पहलू तही करना है। और ये शायद पहले भी 2-4 बार इस तरह हो चुका है कि जहाँ पे जो आइनी जिम्मेदारियां हैं सदर मुमलिकत की, उन्होंने उनको ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दिया। बट इनका अपना फैसला है वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ अली साहब हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी किस तरह से आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। इसी हवाले से डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स को आगे बढ़ाते हैं, पैनल डिस्कशन ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर असद अशरफ साहब, और सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, शाह महमूद कुरैशी असद उमर की गिरफ्तारी से घबरा के और इमरान खान के खिलाफ साइफर का मुकदमा बनने से घबरा के, उसके बाद पीटीआई के हामियों ने जब सोशल मीडिया पे सदर पे हमले करने शुरू किए कि जी आपने बिल मंजूर करवाया, तो सदर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, घबरा गए और उन्होंने रियासत पाकिस्तान को बैक बर्नर पे डाल दिया और पार्टी से वफादारी निभाने के लिए इतना बड़ा संगीन इकदाम जो कि आइन शिकनी के मुतरादिफ है, आइन और कानून के माहिरीन कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरीदा शुक्र है कि आप जज नहीं है, वरना आपने तो ज्यूरी, जज, डिसीजन सब कुछ दे दिया। आज आपने इंतजार भी नहीं किया कि कोई बंदा अपने बारे में क्या है, आपने सारी कर दी। और आपने जिस लिहाज से पढ़ा है, मैं अभी भी अशर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। अब लेट मी कम, ठीक है। अब मैं आपको साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये आइन शिकनी है। खैर मैं हो सकता है मेरी समझ गलत आई हो, लेकिन लेट मी प्ली माय केस, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वो जज साहिबा मेरी बात सुन लें और इस वकील को भी कर लें। इधर तो आप जज है ना, ठीक है। नहीं, आपने सारे डिसीजन दे दिए हैं, आपने क्या दिया। नहीं देखें, नहीं आप सदर साहब गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, मेरी नजर में आप गलत बयानी कर रही हैं। अब मुझे बोल लेने दे। आई एम नाउ सिटिंग हियर, लेट मी सी, ठीक है। अच्छा, आपने आर्टिकल 75 का हवाला दिया। आर्टिकल 75 के 4 शिकें हैं, हम पहली 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली शिक है जिसका आपने रेफरेंस दिया, और सेकंड शिक का भी दिया। मैं आपको बताता हूँ। पहली शिक में 75(1) में 2 क्लॉजेज हैं, ठीक है।
ایک ہے کہ وہ اسینڈ کر لے, دوسرا ہے کہ وہ اسینڈ نہ کرے. آپ نے اپنے جملے میں کہا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تحریری فیصلہ ضرور دے دے. مجھے آبزرویشنز تحریر میں کر دے. مجھے ذرا آرٹیکل 75(1)(b) میں بتا دے کہ ریٹن کہاں لکھا ہوا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنا میسج دے دے. دیر از نتھنگ ان رائٹنگ اور ان وربل, سو اٹ کین بی آئیدر آف دیم. نمبر 2, آپ نے اسے کہا ہے کہ جی وہ 10 دنوں کے اندر ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. مجھے بتائیں آرٹیکل 75(1)(b) یا 1(a) میں کہاں لکھا ہوا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے؟ ہولڈ آن, forget about the presidency, forget, let's talk about it. چند دن پہلے بھی میں آپ کو دکھا دوں, مجھے بولنے دینا. آپ فرمائیے, میں آپ کو وہ بل دکھا دیتی ہوں. غریدہ جی, ہمارے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آرٹیکل 224(2) کہتا ہے کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ساری اسمبلیوں کا ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے. حالانکہ دیر از نتھنگ ریکوائرمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اوور دیر کہ ایک دن میں ہو. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جس اسمبلی کا ہوگا وہ اسی لحاظ سے ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں آ جاتا ہوں آرٹیکل 75(2) کی طرف, اور آپ کو کہتا ہوں کہ ذرا دھیان سے پڑھیے اس کی آخری چند سطریں. اس میں لکھا ہوا ہے the constitution to have been passed by both houses, یہ سیکنڈ ٹائم کی بات کر رہے ہیں, and shall be presented to the president and the president shall give his assent within 10 days, following which means کہ اگر وہ نہیں کر سکتے, such assent shall be deemed to have been given. That means اگر تو یہ پہلے میں یہ سینٹنس جو سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے, یا تو جنہوں نے یہ آئین بنایا وہ اتنے جاہل تھے کہ انہوں نے آرٹیکل 75(1)(b) میں یہ سینٹنس نہیں ڈالا اور آرٹیکل 75(2) کے اینڈ میں یہ سینٹنس ڈال دیا ہے, یا تو وہ بہت نالائق لوگ تھے, اور یا اگر ان لوگوں نے کسی وجہ سے ڈالا ہے. آرٹیکل 75 کا حصہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں نا, واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اگر 10 دن میں نہیں سائن کرتا, وہ آرٹیکل 75 کے 2 کا سیکنڈ ٹائم جاتا ہے. یہ فرسٹ ٹائم تھا سر, یہ فرسٹ ٹائم تھا سر, یہ سیکنڈ ٹائم کا انسیڈنٹ ہے. یہ دوسری بار گیا ہے پریزیڈنٹ کے بعد. اس سے پہلے نیچے آیا ہے, ترامیم ہوئی ہیں, پھر یہ پریزیڈنٹ اس میں ادھر ہی ترامیم ہوئی ہے, ادھر ہی سب کچھ ہوا ہے. یہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ آخری دنوں میں بل آیا تھا, یہ 6 اور 7 کے درمیان میں یہ پاس ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ ہوا ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو 10 دن تک یا 8 دن تک رکھا ہے. پھر پریزیڈنٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے سٹاف کو کہہ دیا ہے کہ یار اس کو واپس بھیج دو. ایک تو سٹاف کا نام لینا چاہیے, کون سا سٹاف ہے. دوسرا, کیا پریزیڈنٹ نے انفارم کیا, پرائم منسٹر کو انفارم کیا, پارلیمنٹ اس کے لیے کمیٹی, اس کے لیے جوڈیشل کمیٹی بنائے, پریزیڈنٹ صاحب کو بلا کے سپریم کورٹ بنائے. بعد میں کیوں بنائے, سپریم کورٹ میں کیوں جائے گا؟ پریزیڈنٹ نے اپنی کارروائی انجام دی. اگر پریزیڈنٹ کا سٹاف ان کے ماتحت نہیں ہے, ان کے احکامات نہیں مانتا, کیا پریزیڈنٹ نے کوئی کارروائی کی؟ تو نہیں کی. مجھے کیا پتا, تو ابھی کر رہا ہوگا. کو ٹویٹ کرنا چاہیے. مجھے کیا پتا, دیکھیں جب مجھے فرض کریں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بھی ریاست سے جب آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں, اور آپ سے میں پوچھتا ہوں, یہ پریزیڈنٹ صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں نے اپنے سٹاف کو کہا بھیج دیا, انہوں نے کہا بھیج دیا ہے. اب سٹاف نے وہاں پہ ہولڈ کر کے رکھ دیا ہے. مجھے ایک دن صبح پتہ چلتا ہے ٹی وی میں کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے. میں بلاتا ہوں سب کو, میں کہتا ہوں یار بل تو میں نے آپ کو کہا تھا نہیں پاس ہونا چاہیے, یہ کیسے پاس ہو گیا؟ پھر آپ 27 گھنٹے تھے ٹو بی پریسائز. ٹھیک ہے, سن لے, میں آپ کو بتاتا ہوں سیکوینس آف ایونٹس. میں نے آج انہیں کہا 10واں دن آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل صبح مجھے ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہو گیا, آلریڈی 24 گھنٹے گزر گئے. میں نے ان سے پوچھا, سٹاف کو بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے. دیٹ مینس دے ہیو ڈیلیبریٹلی وائلیٹڈ اور کیپٹ دیٹ تھنگ اوور دیئر. اب میں اس کے بعد اپنے جو لیگل ٹیم ہے یا دوست ہے یا ان سے میں مشورہ لیتا ہوں, 1-2 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں. مشورہ لے کر پھر وہ مجھے بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹویٹ کر دو. قانونی ٹیم مشورہ دیتی ہے صدر کو, مجھے کیا پتا, میں پریزیوم کر رہا ہوں نا, میں پریزیوم
प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं प्रिजम्पशन है, मैं प्रिजम्पशन। अगर प्रेसिडेंट 400 बिल आपने 400 बिलों के ऊपर कर सकता है तो इन 2 बिलों के ऊपर उसको क्या प्रॉब्लम है? इलेक्शन 400 इलेक्शन बिल भेजा था प्रेसिडेंट ने वापस पार्लियामान को। देखे ना प्रेसिडेंट की ट्वीट प्रेसिडेंट की ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा जी मैंने भेज दिया है वापस। देखिए अगर उस ट्वीट में आपको इतराज नहीं है कि प्रेसिडेंट ने क्यों ट्वीट कर दिया कि मैंने भेज दिया, प्रेसिडेंट आपको इलेक्शन बिल वापस भेज दिया है। अगर इलेक्शन बिल वापस भेजने तो सदर ट्वीट कर सकते हैं कि मैंने साइन नहीं किया, इन बिल पे ट्वीट क्यों नहीं किया सदर ने? नहीं किया, क्या जरूरी था करना? आप इस पे आपने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किया। नहीं, इज इट मस्ट टू ट्वीट? अगर कर दिया है, वो खबर दे रहा है, प्रेसिडेंट के ऑफिस से हर खबर आती है, प्रेस रिलीज आती है, इन 2 बिल से अभी भी प्रेसिडेंट ऑफिस से कोई खबर नहीं आई। 27 घंटे तक आपके मुताबिक 27 घंटे तक आपके मुताबिक प्रेसिडेंट ने बताना मुनासिब नहीं समझा कि मैंने इसको आपको कोई इतराज नहीं है, उस पर इतराज हो गया। वाह जी वाह, बड़ी जबरदस्त बात है। प्रेसिडेंट के ऑफिस से खबर आ रही है। आप तो उस जज से भी ज्यादा खतरनाक निकल रही हैं। मैं सिर्फ किस जज की बात कर रहे हैं? बस बाकी आप समझ जाएं, इतने तो आप में भी वो किस जज की बात कर रहे हैं? मैं किसी की बात कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एंकर पर्सन हूँ, आपसे मेरा बड़ा अच्छा एहतराम का ताल्लुक है, तो हम लिबर्टी लेते हैं, आपसे सख्त सवालात करते हैं क्योंकि आप सख्त सवालात को अप्रिशिएट करते हैं। उसी रिश्ते के लिहाज जवाब देते हैं। उसी रिश्ते के लिहाज से मैं भी जरा ज्यादा सार्केस्टिक हो जाता हूँ आपके साथ, वरना शायद मैं भी ना हूँ। चले, लेकिन ये जाती हमले जरा अपने जाती नहीं है, जाती नहीं है। मैं एक ब्रेक ले लूं। देखिए जब मुझे ये पता चले, जब नहीं मैं मेरी इजाजत नहीं, अभी मुझे इजाजत देता हूँ, मैं इस बात के बाद इजाजत देता हूँ, ठीक है? जब मेरी नजर में सही हो या गलत हो, जब मेरी नजर में एक एंकर पर्सन जरा बायस्ड हो जाए तो वहां मैं थोड़ा सा बायस्ड। रियासत की बात आएगी, जहां आइन और कानून की बात आएगी, मेरे लिए रियासत उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए। सर एक ब्रेक ले ले, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। सेंटर असद अशरफ साहब भी मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद अली साहब भी मौजूद हैं। वापस आते हैं, इन दोनों शख्सियत से सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड बिफोर आई गो टू सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब एंड सैयद मोहम्मद अली साहब, जो अभी खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट ने जिस स्टाफ ऑफिसर की खिदमत एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की हैं, वकार अहमद को, वकार अहमद ने जवाबी तौर पे एक खत लिखा है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को, जिसमें कुछ चीजें वो रिकॉर्ड पे स्ट्रेट करने के लिए बात कर रहे हैं कि कुछ हकाइक मैं मंजर आम पे लाना चाहता हूं और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। जैसे मजीद डिटेल्स आती हैं कि वकार अहमद साहब ने अपने लेटर में क्या लिखा है, आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये पेंडोरा बॉक्स मजीद से मजीद खुलता जा रहा है और इसके अंदर क्या कुछ है वो सब कुछ बाहर आ रहा है। सेंटर असद अशरफ साहब, आपका टेक क्या है? जो प्रेसिडेंट ने कल ट्वीट किया है उसके बाद जो एक भौचाल है, जो एक तरह से आईने बुरहान है, क्या सदर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये पहली दफा नहीं है ये प्रेसिडेंट अलवी एक पीटीआई वर्कर की तरह ऐवान सदर में बैठ के एक्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी कुर्सी पे, रियासत की आईनी कुर्सी पे, पार्लियामेंट के टॉप पे बैठे हुए हैं, टीम कमांडर हैं, आइन के ऊपर हैं, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ। आप देखें, आपने इतनी हीटेड डिबेट की है, अभी ना आप जज हैं ना हम वकील हैं। क्या आरिफ अलवी साहब ने ये बात कही है कि ये बिल पास नहीं हुआ? किस चीज़ की उन्होंने माफ़ी मांगी है कि अगर ये बिल पे लोग इफेक्ट होंगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ? यानी उनको दिल में चोर, उनको पता है कि ये, वो जानते हैं कि ये बिल पास हो चुका है। जिस शख्स ने 400 बिल पे साइन किए हों, आइदर एक्सेप्ट किए, असेंट किया हो या वो वापस भेजे हों, और जिसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का वो सीईओ और चेयरमैन पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का रहा है, हर रोज डेली पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ऑर्डिनेंस नहीं पास किए ऑर्डिनेंस जितने ईवान सदर से हुए। 77 के करीब 3 सालों में, 3.5 सालों में इन्होंने अपनी हुकूमत में की और 400 बिल आए। इनको एक एक चीज पता है। इनके पास, हम एक छोटी सी कमेटी पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली या सेनेट के मीटिंग के चेयरमैन होते हैं, हमारे साथ 20 ग्रेड के ऑफिसर्स और सारे 19, 18, 17 और एक लंबी कतार होती है ऑफिसर्स की जो हमें गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। ना सिर्फ ये, अगर हमें कहीं प्रॉब्लम हो गई तो सेनेट में भी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो थे वो यहाँ पे लीगल एडवाइजर थे, इसी तरह पंजाब असेंबली में है और इसी तरह नेशनल असेंबली में है। कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी टीम के साथ, जिसमें डीजी हो, डायरेक्टर हो और मुल्क के मायानाज वकील हो,
ना सिर्फ ये एक सीनियर चीफ जस्टिस लेवल के रिटायर्ड शख्स का नाम आपने लिया, जाहिद हुसैन साहब का रिटायर्ड है, वो अगर उनकी मुशावरत कर रहे हैं और वो उनसे लीगल एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले शख्स को ये नहीं पता कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं और ये मैं नहीं पसंद कर रहा और इसके ये रिपरकशंस है, इसकी ये क्लॉजेज है जो खिलाफ है अवाम के या पाकिस्तान के या किसी के पार्टी के लिए, तो वो उस पर कुछ कमेंट्स लिख देते हैं रिजेक्टेड या वापस भेज देते हैं साइन करके डेट लगा के। ये कैसे हो सकता है कि उनके पास कोई कागज है, छोटी से छोटी फाइल जो है, उन्हें पूरे उनकी जो है चीजें बताई जाती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट बताई जाते हैं, हकायक बताए जाते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स बताए जाते हैं, फिर जाके बड़ी मुशावरत के बाद ये चीजें आगे चलती हैं। और उन्होंने तो डेलिब्रेटली 10 दिन ना 75A की बात करें ना आप B की बात करें, आप ये देखिए वो खुद मान रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं, उन्हें पता है। मैं आपको एक जाती तजर्बा बताना चाहता हूँ कि ये किस किस्म के शख्स हैं तो आईनी सदर हमारे और बड़ी टीम पोस्ट है, बड़ी इज्जत वाली है, लेकिन आप देखिए इन्होंने काजी फाइज ईसा केस में क्या रोल प्ले किया और सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर्स हैं। इसी तरह इन्होंने कासिम सूरी साहब की रूलिंग पे क्या एक्शन लिया, असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं इनके लगता। जाती तजर्बा ये है कि मैं जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी सेनेट का मेंबर हूँ, सेनेट की तरफ से। इन्होंने एज ए चांसलर एक दिन एमरजेंसी मीटिंग रख ली सुबह 9 बजे, रात 8 बजे बताया गया। जब सुबह मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने जूम पे था क्योंकि मैं पहुंच नहीं सका, तो मैंने उन्हें कहा कि ये सदर साहब आप चांसलर हैं, ये एक्ट में साफ लिखा है कि 8 दिन पहले आपको मुस्तफदा जो है हर सेनेट के मेंबर्स को भेजना है ताकि वो देखे ये क्या है। और एजेंडे में जो आइटम है वो सारे जो है इंडिविजुअल केसेस हैं, हमने पॉलिसी देनी होती है, हमने एकेडमिक्स पे पॉलिसी देनी होती है, हमने इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल की देनी होती। आप यहाँ पे डेंटल सर्जन अपॉइंट करने आ गए हैं, आप यहाँ डेंटल कॉलेज का प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो लगाने आ गए, एक ही शख्स को आप CEO लगाने आ गए हैं एक हॉस्पिटल का, उससे जो अटैच है। आप परचेज कमेटियां बना रहे हैं, आप जो है डिसिप्लिनरी अपॉइंटमेंट कमेटीज बना रहे हैं, और ये हमारा काम नहीं है। इन्होंने क्या किया, मेरा माइक बंद कर दिया और मुझे जूम पे रखा, सुनती जाइएगा जरा। और जब आखिरी 2 घंटे के बाद अलवी साहब ने मेरा माइक ऑन करवाया जो मैं देख रहा था, तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब 7वें नंबर पे आ जाए, एनी अदर एजेंडा आइटम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा सारी आपने अपॉइंटमेंट्स कर ली, सारी आपने डेंटल चेयर खरीद ली, इसके लिए 8 लाख की एक मिलती है, आपने 22 लाख में खरीद दिया, अब मैं क्या बोलूं? कहते हैं सर नेक्स्ट मीटिंग में आप ही सिर्फ बोलेंगे, हम सारे खामोश रहेंगे। और वो आज तक मीटिंग ही नहीं हुई। ठीक, ये इनकी मेंटल लाइन थ्रू, वो कहते हैं ना लाइन थ्रू योर टीथ डजंट काउंट एज अ फ्लॉसिंग। ये डेंटली मेंटल है, डेंटल डॉक्टर से मेंटल है, मुझे किसी की समझ नहीं आई। वो कह रहे हैं कि सदर साहब के साथ डेंटल का प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल का प्रॉब्लम है। वो सारी कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि उनकी संजीदगी का ये आलम है, इसलिए वो सारा किस्सा उन्होंने सुनाया। वैसे मैंने ये किया नहीं है, आपने अच्छे इससे इंटरप्रेट कर दिया, थैंक यू। सेंटर असद साहब यही बात बता रहे हैं आपको, ये कहानी सुना रहे हैं उन्होंने आपको। वो कहानी सुना नहीं चाह रहे कहानी, वो कहानी उन्होंने कुछ सुनाई है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन आपने अच्छी कर दी है। उन्होंने यही बात की है। आपने ये कहा है कि नहीं कि सदर साहब का डेंटल का नहीं मेंटल का प्रॉब्लम है। असद साहब आपने बोली है ये बात? बोली है, आपको कोर्ट से। फेयर इनफ, आई एम अपोलोजाइज, पर मुझे उनको कहना पड़ेगा कि यू नो बहुत सारी चीजें अगर अपने इर्द गिर्द देख लें तो बहुत ज्यादा मेंटल केस मिल जाएंगे। अच्छा, इस पे जरा बाद में जवाब दीजिएगा। मैं सैयद मोहम्मद अली साहब का इस पे जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। और कुछ वकार अहमद साहब के खत की तफसीलात आ रही हैं। वकार अहमद कह रहे हैं कि जो आर्मी एक्ट का बिल था वो ऐवान सदर को 2 अगस्त को मौसूल हुआ था, 3 अगस्त को सदर को ये बिल वापस भेज दिया गया था और तासुर ये दिया गया कि इन बिलों में बेज़ाब्तगी सेक्रेटरी की वजह से हुई। आर्मी एक्ट के 10 दिन की मुद्दत 11 अगस्त को पूरी हो गई थी। वकार अहमद ने जो लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को, उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया जी, माजरत आपके पास तारीख ताखीर से आने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक बहुत दिलचस्प और सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। और मैं सिर्फ मेरे बेसिकली 4 दलाइल हैं। बुनियादी तौर पर पहली बात यह है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत के हवाले से जो हमारी उम्मीदें हैं उसको जो हमारे सियासी ओहदेदार हैं
اعلیٰ ترین عہدوں پہ جو فائز ہیں وہ اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ، اتنی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے جو کہ قوم بھی ان سے توقع کرتی ہے، ہمارے ریاستی ادارے بھی کرتے ہیں، اور ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ عالمی برادری بھی یہ توقع رکھتی ہے کہ آپ ایک ذمہ دارانہ انداز میں امور سلطنت چلائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ صدارت میں تو ظاہری بات ہے ان کے پریکٹیکلی چند دن رہ گئے ہیں، تو صدارت تو نہیں بچے گی، لیکن سیاست بچانے کی بنیادی یہ کوشش ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اب سیاست میں تو جانا ہے نا واپس، تو پارٹی میں دوبارہ اپنا اسٹیچر ایز لیڈر، پارٹی لیڈر کے طور پہ اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو یہ جو سارا لیکن یہ آپ بڑی گہری بات کر رہے ہیں۔ میں دو گہری باتیں اس سے زیادہ دلچسپ کروں گا اگر آپ یہ والی بات بڑی سنگین ہے کہ صدر کا جو آفس ہے وہ آرم فورسز کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ صدر اگر اس قسم کا ٹویٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست کو بالائے طاق رکھ رہا ہے۔ جی بالکل، تو اب یہ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن ایک حقیقت پسندانہ ایک تجزیہ ہے غیر جذباتی انداز میں کہ دیکھیں اب چند دن رہ گئے ہیں ان کے، چند ہفتے ویسے بھی ان کی صدارت میں، تو obviously he is looking beyond that کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ He has to join the party in what capacity at a time when the chairman is behind the bars. So I think he is posturing himself very smartly. مجھے کہنے دیجئے ایز اے سیاسی مبصر کے طور پہ کہ ایٹ اے ٹائم جب کہ چیئرمین نہیں ہے وہاں پہ اویلیبل، اور اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی قانون کی تحویل میں ہیں، تو آئی تھنک اٹس اے بریلینٹ اپرچونٹی ٹو ایمرج ود ان دا پارٹی ایز اے لیڈر۔ اچھا میں ایک چیز یہاں پہ بتا دوں، صرف آپ کو بھی بتا دوں کہ جو وقار احمد لیٹر لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے نہ تو آرمی ایکٹ کی منظوری دی تھی نہ ہی اس کو واپس بھیجنے کا کہا تھا۔ یہ وقار احمد صاحب جی بالکل۔ اچھا یہ دوسری بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ میں کوئی کامنٹ کروں گا۔ تیسرا پہلو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ دلچسپ ہوگا آپ کے لیے غریزہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاست کا انداز ہے نا، انداز سیاست بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف سائفر کی جو سازش تھی اس سے یہ ملتی جلتی ایک دوسری سازش سامنے آ رہی ہے، جس میں آپ اپنے عہدے کو اور ریاستی سسٹم کو اور ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں 3 سملیرٹیز آپ کو نظر آتی ہیں سائفر کے کیس میں بھی۔ ایک سرکاری دستاویز ہے، میں اس کی مائنر ایسپیکٹس میں نہیں جاؤں گا غریزہ، لیکن ایک سرکاری دستاویز ہے، بہت حساس دستاویز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ یہ آپ کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وقار احمد کی ہی ڈیٹیلز ہوں گی۔ لیٹس ٹیک دی شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں، جواب واپس لیتے ہیں سید محمد علی صاحب کا۔ جی ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی سید محمد علی صاحب آپ کا جواب۔ کوئکلی تھوڑا سا ادا کر دوں۔ پہلی بات میں نے یہ کی تھی کہ افسوسناک بات ہے کہ جو اہم ترین ہمارے آفیسز ہیں آئینی اختیارات سے حوالے سے وہ بھی اتنے کنٹروورشل بیہیویئر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ کہ صدارت کے آخری دنوں میں یہ سیاست بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چونکہ اعلیٰ قیادت جو پی ٹی آئی کی اس وقت ہے، جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یہ لوگ بیہائنڈ بارز ہیں، تو آئی تھنک کہ اپنے سیاسی فیوچر کے حوالے سے جو صدر مملکت ہیں وہ کچھ حکمت عملی بنا رہے ہیں اور اپنا قد کاٹ بڑھانا چاہتے ہیں ود ان پارٹی ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل انٹرسٹ۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا انداز سیاست ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جو سرکاری دستاویزات اور ڈیو پروسیسز ہوتے ہیں، سائفر کے معاملے میں بھی جس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ایک سرکاری دستاویز کو، بالکل اسی طرح یہاں نظر آتا ہے کہ ایک جس طرح ابھی بتایا بھی گیا کہ 400 سے زیادہ بلز گزرے ہیں، تو کوئی اس میں ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ نے آبجیکشن لگانا ہے تو آپ رائٹنگ میں آبجیکشن لگا کے واپس بھیجیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ کے جو پی ٹی آئی کے اراکین سینٹ میں موجود ہیں وہ بھی رائٹنگ میں اس میں امینڈمنٹ پروپوز کریں۔ وہ کیا امینڈمنٹس پی ٹی آئی نے پروپوز کی ہیں سینٹ میں، بتائیں آپ۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا میں آپ کے پاس آؤں گی سینٹر اسد اشرف صاحب، بالکل ٹائم کم رہ گیا، پھر لاسٹ کمنٹ آپ کا لوں گی، بٹ سینٹر اسد اشرف صاحب پہلے آپ سے، کیا سینٹ کی کمیٹی کو پریزیڈنٹ صاحب کو بلا کے پوچھنا چاہیے، اس سارے معاملے کی تفتیش کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، یا یہ معاملہ بھی کسی جوڈیشل کاؤنسل یا سپریم کورٹ میں جانا چاہیے؟ جوڈیشل کمیٹی میں
सेनेटर असद अशरफ साहब, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? सेनेटर असद साहब को आवाज नहीं जा रही है। ये मामला सेनेट की कमेटी में जा सकता है, जैसे सेनेटर रजा रब्बानी भी कह रहे हैं इस मामले की तफ्तीश। अगर पहले तो ये कि कमेटी या सुप्रीम कोर्ट सेनेट जो है ना वो प्रेसिडेंट की ऑफिस के नीचे है, सो आई डोंट नो कि वो हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन सवाल उठाने को हर जगह ऑलरेडी पास कर दिया है ना। नहीं सेनेट में तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया ना, अपोज किया। अलाउ मी, ठीक है, अलाउ मी, मैं आपको बता देता हूँ, सेनेट में सबने अपोज किया था। नंबर 2, सेनेट में इसके ऊपर ये बिल आया है, किसी को पीपल्स पार्टी वालों को इसमें कुछ करने की इजाजत नहीं हुई। इट वाज लाइक आया और निकल गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नंबर्स। अच्छा, अब मैं आपको बात बता देता हूँ। वो आपने कहा ना कि उम्मीद है, वो कहते हैं जीते हैं लोग उम्मीद पे, हमको तो जीने की भी उम्मीद नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने 2-3 बातें की है। एक तो प्रेसिडेंट अलवी साहब के रेफरेंस कि उनको अपनी साख बचानी थी, उनकी पोजीशन बनानी थी। प्रेसिडेंट का ओहदा आईनी होता है, हाँ आयदा, वो अगले 2 साल तक सियासत नहीं कर सकते, 1 थिंग। नंबर 2, उनका ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एज अ मेंबर पहले भी बहुत ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और आगे भी ऊंचा रहेगा। नंबर 3, जब आप कहते हैं ना कि उसमें उन्होंने इन राइटिंग करना चाहिए था, यस ही शुड हैव डन दैट थिंग, लेकिन आईनी तकाजा नहीं है राइटिंग। नहीं तो ये सारी कंट्रोवर्सी उनकी राइटिंग में डाल करने की वजह से हुई है ना। अगर वो राइटिंग में कहते तो ये सारी जुबानी की बात ये क्यों समझूं कि प्रेसिडेंट की उसकी वजह से, मैं ये क्यों ना समझूं कि उनके स्टाफ ने ये बदनीयती की है। अगर वो राइटिंग में कहते, सुन ले, देखिए ना, स्टाफ ने इसका फायदा उठाया हुआ है, फायदा उठाया। और अभी भी आप जो साथ बात बता रहे हैं, अभी लड़के उसने कहा अदालत में जाने को तैयार हूं, उन्होंने कहा जाके हलफ पे बयान दूंगा, रिकॉर्ड के साथ बयान दूंगा। उन्होंने ये माफी की चीज की मांग रहे हैं, देखिए वो माफी की चीज की मांग रहे हैं, ड्यू प्रोसेस को ना फॉलो करने की। सुन ले, वो माफी इस चीज की मांग रहे हैं कि उनके ऑफिस के अंदर बेईमानी से एक बिल को एक्ट बनाने की कोशिश करके उसके बेसिस पे सारी चीजें, एज ऑफ नाउ वो एक्ट बन चुका है, ठीक है। सारे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, ऑफिस इज इन्वॉल्व्ड, ही इज आस्किंग सॉरी, ये उनका बड़कपन है, ये उनका बड़कपन से हुआ है ना। हाँ ठीक है, बट दैट्स नॉट अ क्राइम ना, दैट्स नॉट अ क्राइम। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सारे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौम का हक है, अवाम का हक है कि उनको बताया जाए। आपसे टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।